इन दोनों ने मिलकर सबसे ज्यादा रन जोड़े हैं, रोको से भी ज्यादा। अकेले टी20 क्रिकेट में इन्होंने 10 बार सेंचुरी से ज्यादा की पार्टनरशिप की है, इसके बाद भी इनको ड्रॉप कर दिया गया। पावर जब अपने पीक में थे, जब इनसे ज्यादा रन रिजवान ने बना दिए, पाकिस्तान के लोग इनको पाक का रोको कहने लगे। एक्चुअली में दिक्कत क्या हुई कि पाकिस्तान का बेस्ट डुओ सबसे बेकार डुओ बन गया और अभी ये दोनों ड्रॉप हो गए। देखिए, कहानी की शुरुआत 17 अप्रैल 2015 को होती है, जब सबसे पहले मोहम्मद रिजवान का डेब्यू पाकिस्तान की ओडीआई टीम में होता है। अब मोहम्मद रिजवान 2008 से डोमेस्टिक खेल रहे थे, लेकिन 7 साल बाद जाके इनका इंटरनेशनल में डेब्यू हो पाया। एंड इनका डेब्यू बांग्लादेश के सामने हुआ था, जहां इन्होंने 58 बॉल में 67 रन मार दिए पहले ही मैच में। इसके जस्ट एक महीने बाद 31 मई को डेब्यू करते हैं बाबर आजम जिम्बाब्वे के सामने, और इन्होंने भी डेब्यू मैच में 54 रन बना दिए। अब दोनों खिलाड़ियों का डेब्यू हो चुका था 2015 के टाइम में, दोनों रन भी मार चुके थे अपनी पहली इनिंग के अंदर ही, बट अभी तक ये दोनों कोई बड़े प्लेयर नहीं माने जा रहे थे। दोनों टीम से ड्रॉप हो जाते, दोनों टीम में आ जाते, कोई भी इनका फिक्स नहीं था स्पॉट। इवन 2016 के अंदर तो रिजवान को लगातार ड्रॉप किया जा रहा था, क्योंकि बैकअप कीपर के तौर पे खेल रहे थे। मेन टीम में सरफराज अहमद थे, साथ में बाबर आजम भी अपने डेब्यू टी20 मैच में रन नहीं बना पाते, तो इनको भी टी20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो 2016 में दोनों खिलाड़ी कोई बड़े खिलाड़ी नहीं बने थे, लेकिन होता क्या है कि 2016 के अंदर ही वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की एक सीरीज होती है। ये सीरीज सितंबर के महीने में होनी थी, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की, और 3 ओडीआई यहाँ खेले जाने थे। इन तीनों ओडीआई के लिए रिजवान को भी बुलाया गया, बाबर को भी बुलाया गया, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला था कि दोनों खिलाड़ी एक्चुअली खेलते कैसे हैं। अब होता क्या है कि इस सीरीज के अंदर पहला मैच 30 सितंबर को होता है, जहां पे बाबर आजम जब बैटिंग करने आते हैं तो 131 बॉल में 120 रन मार देते हैं। पाकिस्तान इस मैच में 284 रन बनाता है, काफी आसानी से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि रिजवान इस मैच में सिर्फ 11 रन बना पाते हैं। इसका अगला मैच जब होता है तो बाबर आजम इस बार 123 रन मार देते हैं, पाकिस्तान ये मैच भी जीतती है। यहाँ तो पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया, बट इस मैच के अंदर भी रिजवान सिर्फ 6 रन बना पाते हैं और एक बार फिर से ऐसा कुछ परफॉर्म कर नहीं पाते। बाद में 6 अक्टूबर को इनका तीसरा मतलब फाइनल ओडीआई होता है, जिसमें एक बार फिर से बैटिंग करने जब बाबर आजम आते हैं, तब बाबर आजम 117 रन मार जाते हैं। लेकिन बाबर आजम के बाद रिजवान जब आते हैं खेलने तो ये 4 रन ही बना पाते हैं। और इस सीरीज के बाद 3 ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद पूरी किस्मत पलटने वाली थी इन दोनों खिलाड़ियों की। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हुई थी कि पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 से जीत गया था, मतलब पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया था। अब इसमें सेकेंड सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 मैच के अंदर बाबर आजम ने 360 रन बनाए थे, इनका एवरेज 100 से ज्यादा का था। और इस सीरीज के बाद बाबर टेस्ट हो, टी20 हो, ओडीआई हो, हर जगह फिक्स हो गए थे और ये लिटरली अब बड़े खिलाड़ी देखे जाने लगे थे। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि इस पूरी सीरीज के अंदर मोहम्मद रिजवान 21 रन बना पाते हैं, और इसके बाद रिजवान टेस्ट हो, टी20 हो, ओडीआई हो, हर जगह ड्रॉप हो जाते हैं। बात फिक्स हो गए तीनों फॉर्मेट के अंदर, और रिजवान तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिए गए। इसका मतलब क्या था कि दोनों का करियर स्टार्ट तो साथ में हुआ था, लेकिन बाबर का एकदम राइज हुआ था और रिजवान का एकदम डाउनफॉल आया था। दोनों की किस्मत उल्टा हो गई थी। और बाद में 2017 के टाइम तो और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जब इस पूरे साल के अंदर जहां बाबर आजम हर टी20 मैच, हर ओडीआई मैच खेलते हैं, इसी साल के अंदर रिजवान सिर्फ 5 ओडीआई मैच खेल पाते हैं। बाबर आजम 25 ओडीआई खेल जा रहे हैं और रिजवान सिर्फ 5। बाद में जब 2018 आया तो इस समय तो सरफराज अहमद जो मेन विकेट कीपर थे टीम के, यही कप्तान थे तीनों फॉर्मेट के अंदर, और इसीलिए सरफराज ही पूरे मैच खेलते हैं। तो रिजवान इस साल 0 मैच खेलते हैं, मतलब एक भी ओडीआई मैच इनको खेलने को नहीं मिलता। 2018 के बाद 2019 आता है, जब वर्ल्ड कप के अंदर 15 के स्क्वाड तक में रिजवान का नाम नहीं आता, बट इसी 15 के स्क्वाड के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बाबर आजम थे और पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और इस तरीके से 2019 तक जहां रिजवान कोलैप्स कर चुके थे, वहीं बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में आने लग गए थे तीनों फॉर्मेट के अंदर। 1 पर हैं वो, अगर आप टी20 की रैंकिंग्स की बात करें, तीसरे नंबर पर हैं। अगर आप ओडीआई की बात करें, नंबर 5 पे अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें। होता क्या है कि 2019 में पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में जब एग्जिट कर जाता है तो सरफराज की कप्तानी में बहुत सवाल उठते हैं। इस समय सरफराज अहमद की कैप्टेंसी भी काफी खराब थी, तो पीसीबी ने इनको कैप्टेंसी से भी हटा दिया और इसके बाद इनको ड्रॉप भी कर दिया, क्योंकि इनकी बैटिंग भी खराब ही थी। एंड जब पीसीबी इनको ड्रॉप करता है सरफराज को, तो इनकी जगह नाम आता है मोहम्मद रिजवान का, और अब मोहम्मद रिजवान की एंट्री हो जाती है टीम के अंदर। इस समय मोहम्मद रिजवान की जब एंट्री हुई थी तो इनके नंबर कोई अच्छे नहीं थे। 23 ओडीआई में 185 रन ये बना पाए थे, इनका एवरेज 18 का था। बट इनका नाम अब इसलिए आया था क्योंकि सरफराज जो थे बहुत ही बेकार खेल रहे थे, तो टीम ने सोचा अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो रिजवान को टीम में डाल लो। मतलब रिजवान अभी फिक्स नहीं हुए थे, बस टीम में आ गए थे कि यार देखते हैं शायद ये परफॉर्म कर जाए। इस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बाबर आजम जैसा खेलने लग जाएंगे और दोनों का एक डुओ बन सकता है।
इस समय सब यही कहते थे कि बाबर आजम किंग है, पूरे रन यही बनाते हैं। रिजवान का तो कोई नाम ही नहीं था, ये लिटरली कोलैप्स कर चुके थे। एंड 2019 जब एंड हो जाता है तो 2020 आता है। 2020 में पहली बार था जब रिजवान को लगातार मौके मिलने वाले थे बाबर आजम के साथ। 2020 में क्या होता है कि 2020 में कोविड था तो ज्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन इस साल पाकिस्तान के जो मैचेस हुए थे जिम्बाब्वे के साथ हुए थे, और जिम्बाब्वे के साथ जब इनकी सीरीज होती है तो यहाँ पर रिजवान भी खेलते हैं और बाबर इस टीम के कैप्टन बन चुके थे। अब जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान की सबसे पहले 3 T20I मैच होते हैं और तीनों T20I मैच के अंदर बैटिंग ही नहीं आती मोहम्मद रिजवान की। बाबर आजम तो यहाँ लगातार रन बनाते हैं क्योंकि ओपन आते थे, लेकिन रिजवान कहीं थर्ड डाउन आते, कहीं फोर्थ डाउन आते, इनकी बैटिंग ही नहीं आ पा रही थी। बट फाइनली ओडीआई सीरीज आई और ओडीआई सीरीज में तो इनकी बैटिंग आनी थी क्योंकि 50 ओवर का गेम था और यहाँ इनकी बैटिंग आती भी है। तो बाबर आजम ने पहले मैच में 19 रन बनाए, सेकेंड मैच में 77 और इसके बाद 125 रन बनाए। इसी तीनों मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान ने पहले मैच में 14 रन बनाए, सेकेंड मैच में 1 रन बना पाते हैं और थर्ड मैच में 10 रन। मतलब एक बार फिर से मोहम्मद रिजवान पूरी सीरीज के अंदर 25 रन बना पाते हैं और बाबर आजम बनाते हैं 221 रन। अगेन रिजवान को ड्रॉप करने की बात चलने लगती है। रिजवान कुछ कर ही नहीं पा रहे थे और बाबर आजम पीक में ही जाते जा रहे थे, पीक में ही जाते जा रहे थे बस। He is by far and away the best player in one-day international cricket right now. होता क्या है कि 2020 का एंडिंग आता है और 2020 के एंडिंग में पाकिस्तान टूर करती है न्यूजीलैंड का। अब देखिए न्यूजीलैंड का जब पाकिस्तान ने टूर किया तो यहाँ पे 2 बड़ी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज तो इस टूर में ये होती है कि यहाँ पे जब T20I सीरीज आती है तो बाबर इंजर्ड हो जाते हैं और टीम से बाहर चले आते हैं। अब बाबर जैसे इंजर्ड होते हैं तो टीम सोचती है रिजवान को ओपन भेज के देख लेते हैं, शायद ये ओपन में रन बना दें। तो बाबर को जब चोट लगी तो रिजवान को ओपन भेजा जाने लगा। अब जब ये ओपन आते हैं तो पहले मैच में रन नहीं बना पाते, सेकेंड मैच में भी रन नहीं बना पाते और दोनों मैच पाकिस्तान हार जाता है। अब आप समझ लीजिए कि रिजवान अभी तक लगातार फ्लॉप है, बीच में भी फ्लॉप है, ओपन में भी फ्लॉप है, हर जगह फ्लॉप है। अगर रिजवान तीसरा मैच जो आखिरी T20I मैच था इस सीरीज का यहाँ नहीं चलते तो इसके बाद ये ड्रॉप ही हो जाते। लेकिन क्या होता है कि तीसरे T20I मैच में 59 बॉल में 89 रन बनाते हैं, पाकिस्तान ये मुकाबला भी जीत जाती है और इसके बाद इन्हें मौके और दिए जाते हैं क्योंकि इन्होंने रन बना दिए थे एज अ ओपनर, तो ये ओपनर ही बन गया पाकिस्तान के T20I के अंदर। 2020 जब एंड हुआ तो 2021 आया और 2021 की स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका आती है पाकिस्तान खेलने के लिए। अब यहाँ पे 2 टेस्ट होने थे, 3 T20I मैच होने थे और यहाँ से काफी कहानी चेंज होने वाली थी। तो होता क्या है कि यहाँ 2 टेस्ट खेले जाने थे, 3 ODI खेले जाने थे जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी और दोनों टेस्ट के अंदर रिजवान भी चलते हैं, बाबर भी चलते हैं। हालांकि जिस इनिंग में रिजवान चलते हैं वहाँ बाबर नहीं चलते और जहाँ बाबर चले वहाँ रिजवान नहीं चले। बट इसके बाद आती है T20I सीरीज और ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज थी। एक्चुअली में इस सीरीज में पहली बार PCB डिसाइड करता है कि क्यों ना हम ओपन के लिए बाबर आजम और रिजवान को भेज दें। देखिए रिजवान को लास्ट सीरीज में जब इन्होंने ओपन भेजा तो रिजवान चल गए थे और रिजवान रन बनाने लग गए थे एज अ ओपनर। अब बाबर आजम तो एज अ ओपनर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे, तो लगातार सुपरस्टार ही बन चुके थे पिछले 5-6 साल से ही। तो पहली बार साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान आती है रिजवान बाबर ओपन करने आते हैं साथ में। पहले होता क्या है 11 फरवरी को पहले T20I मैच स्टार्ट होता है, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आती है, 188 रन बना देती है। अब पाकिस्तान 189 रन चेस करने आती है। ये काफी बढ़िया चेस था और सब देखना चाहते थे कि इस मैच में होगा क्या। अब देखिए होता क्या है कि ये पहली बार हुआ था जब बाबर आजम और रिजवान ओपन आए थे और यहाँ पे जब ये दोनों ओपन आते हैं यहाँ पे क्या होता है कि रिजवान एक मिस कॉल के कारण रन आउट करा देते हैं बाबर आजम को। बाबर आजम तो लगातार डोमिनेट कर रहे हैं, इतने रन बना रहे हैं, टीम के कैप्टन है, ये पहली बार रिजवान के साथ ओपन आए और रन आउट हो गए। ये काफी बुरे संकेत थे कि दोनों की पार्टनरशिप अच्छे से बिल्ड नहीं हो सकती। लेकिन बाद में रिजवान ने बाबर का भी काम कर दिया क्योंकि रिजवान 104 रन मार गए इस मैच के अंदर। पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाती है। रिजवान ने कमाल कर दिया था। अगले मैच में फिर रिजवान बाबर ओपन करने आते हैं, एक बार फिर से रिजवान 51 रन मारते हैं और बाबर अगेन फ्लॉप हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि तीसरे मैच में पाकिस्तान का मैनेजमेंट देखता है कि यार बाबर ओपन में नहीं चल रहा है, इनको फर्स्ट डाउन भेजा जाए। तो बाबर आजम इस मैच में फर्स्ट डाउन आते हैं और बाबर इस मैच में रन बना के जाते हैं 44 और रिजवान भी रन बनाते हैं 42। अब देखिए ये सीरीज जो थी रिजवान के लिए लाइफ चेंजिंग सीरीज थी। जैसे 2016 में बाबर आजम का करियर चेंज हुआ था वेस्ट इंडीज के सामने 360 रन बनाने के बाद, वैसे ही रिजवान ने इस पूरी सीरीज के अंदर 197 रन बनाए थे। इनका एवरेज 100 से ज्यादा का था और ये लगातार डोमिनेट कर रहे थे। जैसे बाबर आजम उस सीरीज के बाद लगातार फिक्स हो गए थे तीनों फॉर्मेट में, वैसे ही रिजवान इस सीरीज के बाद तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से रिजवान भी टीम में फिक्स हो गए, बाबर भी टीम में फिक्स हो गए, लेकिन अभी दोनों की पोजीशन किसी भी टर्म में फिक्स नहीं है। कोई भी फॉर्मेट हो दोनों की नंबर फिक्स नहीं है क्योंकि दोनों की अभी तक कोई डुओ नहीं बना है, कोई पार्टनरशिप दोनों ने मिलकर बिल्ड नहीं की है। और होता क्या है कि इसी सीरीज के बाद पाकिस्तान जाता है साउथ अफ्रीका टूर करने। पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका टूर करने जाता है तो यहाँ क्या होता है कि बाबर रिजवान यहाँ फिर से ओपन आते हैं। बाबर यहाँ पहले मैच में फिर से 14 रन बस बना पाते हैं और रिजवान 50 बॉल में 74 मार देते हैं। इसके अगले ही मैच में रिजवान 0 पे आउट हो जाते हैं और बाबर आजम 50 मार देते हैं।
अभी तक दोनों प्लेयर को आए 6 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों का करियर बहुत ज्यादा डिफरेंट था। एक खिलाड़ी टीम का सुपरस्टार बन गया था, एक खिलाड़ी बहुत डाउनफॉल के बाद टीम में आया था। दोनों अभी साथ में ओपन तो आ रहे थे, लेकिन जिस मैच में बाबर चलते उसमें रिजवान नहीं चलते, जिसमें रिजवान चलते उसमें बाबर नहीं चलते। अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों मिलकर कोई डुओ बना लेंगे, क्योंकि दोनों साथ में 100 रन की भी पार्टनरशिप कर ना पाए थे। होता क्या है कि साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज के तीसरे मैच में पहली बार इन दोनों ने कमाल कर दिया। देखिए 14 अप्रैल 2021 को ये मैच खेला जाता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आती है और 203 रन बना देती है। अब पाकिस्तान के सामने 204 का टारगेट, इतना बड़ा टारगेट कि लग ही नहीं रहा है पाकिस्तान चेस कर पाएगी। और जब पाकिस्तान यहाँ खेलने आती है तो रिजवान बनाते हैं 47 बॉल में 73 रन। बाबर तो यहाँ सेंचुरी मार देते हैं। दोनों ने मिलकर यहाँ 197 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी 17 ओवर के अंदर, और ये मैच एक तरफा पाकिस्तान जीत गई थी। अगर वहां पे बाबर आउट नहीं होते, जो सेंचुरी मार चुके थे, तो लिटरली पाकिस्तान 10 विकेट से जीतता, वो भी 204 के चेस में। ये पहली बार हुआ था जब दोनों साथ में चले थे, और पाकिस्तान 3-1 से सीरीज भी जीत चुका था। और अब पाकिस्तान मैनेजमेंट को लगने लगा था कि वर्ल्ड कप के अंदर इन दोनों को ओपन भेजा जा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप करनी स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए इसके पहले दोनों खेल तो रहे थे, लेकिन दोनों कभी पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पीसीबी को लग रहा था कि यार वर्ल्ड कप में ओपनर होगा कौन। बट इस मैच के बाद सबको लगने लग जाता है कि इन दोनों को वर्ल्ड कप में भेजा जा सकता है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान की बीच सीरीज होनी थी जुलाई के महीने में। देखिए होता क्या है कि इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज होती है जुलाई के महीने में 2021 में। यहाँ पे 13 जुलाई को इनका एक मैच खेला जाता है, जो इनका 3rd ओडीआई मैच था। इस मैच में पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है। पाकिस्तान के 113 रन में 2 विकेट गिर चुके थे, मतलब रिजवान और बाबर दोनों क्रीज में आ चुके थे। और इस मैच में रिजवान 58 बॉल में 74 रन मारते हैं। इसी सेम मैच में बाबर आजम 139 बॉल में 158 रन मारते हैं। दोनों मिलकर 170 रन की पार्टनरशिप करते हैं ओडीआई मैच के अंदर। इन दोनों की पार्टनरशिप देख के सब खुश हो जाते हैं। और इसके बाद ही 16 जुलाई को पहला T20I मैच होता है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। इस मैच में क्या होता है कि अगेन पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है। बाबर रिजवान इस बार ओपन करने आते हैं, क्योंकि फॉर्मेट T20I का था। एंड जब ये ओपन करने आते हैं तो रिजवान 63 रन मारते हैं, बाबर 85 रन मारते हैं। इन दोनों ने मिलकर 14 ओवर में 150 रन की पार्टनरशिप की थी। बाद में पाकिस्तान ने 232 रन जैसा पहाड़ सा स्कोर बनाया। पाकिस्तान ये मैच एक तरफा जीत गया, और इसके बाद ये फिक्स हो गया कि भाई ये दोनों ओपन ही आने वाले हैं T20I में। यहाँ पे पहली बार पीसीबी ने इन दोनों का डुओ बना दिया। इन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि अब T20I में ओपन बाबर रिजवान ही आएंगे। ये फिक्स हो चुका था कि ओडीआई में दोनों मिडिल ऑर्डर में आएंगे। फर्स्ट डाउन आएंगे बाबर आजम, सेकंड डाउन आएंगे मोहम्मद रिजवान। ऐसा ही टेस्ट में भी रहेगा, और T20I में दोनों ओपन आएंगे, मतलब दोनों एक साथ खेलने आएंगे हर फॉर्मेट में। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट था, काफी क्लियर कॉन्सेप्ट था कि दोनों को साथ में एक डुओ बनाना है, दोनों साथ में डोमिनेट कर पाए ताकि तीनों फॉर्मेट। और जब ये डिसाइड हुआ, इसी 2021 का वर्ल्ड कप आया, और यहाँ पे डिसाइड हो चुका था कि बाबर के साथ रिजवान ही ओपन आने वाले हैं। अब होता क्या है, 2021 में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है। सबको पता था कि ये मैच इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को आज तक पाकिस्तान नहीं हराया था वर्ल्ड कप के अंदर। बट इस मैच में पाकिस्तान जैसे तैसे इंडिया को रोक लेता है 151 रन पर। हालांकि 151 रन भी कम स्कोर नहीं था, इंडिया ये स्कोर बचा सकती थी, क्योंकि आज तक इंडिया नहीं हारी, तो ऐसे ही तो नहीं हारी होगी। इंडिया के पास बॉलिंग थी काफी बढ़िया, 151 में ही बचा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इस समय बीस्ट थी। ओपन करने के लिए रिजवान और बाबर आजम आते हैं। मोहम्मद रिजवान इस मैच में 79 रन मारते हैं, बाबर आजम 68 रन मारते हैं, और 10 विकेट से पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में जीता था, वो भी 10 विकेट से जीता था। और इसलिए जीता क्योंकि बाबर आजम और रिजवान ने कमाल कर दिया। इस पर्टिकुलर टाइम में बाबर का पीक था, रिजवान का राइज हो रहा था, ये दोनों का एक डुओ बन चुका था। और इसी मैच के बाद पाकिस्तान के लोग कहने लगे कि ये पाकिस्तान के रोको हैं, जैसे भारत के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली है। जैसे भारत के लिए रोको लगातार डोमिनेट कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वैसे ही पाकिस्तान के लिए डुओ करने वाले हैं। वर्ल्ड कप से 2 सीरीज पहले दोनों डुओ भी नहीं माने जा रहे थे, क्योंकि रिजवान जहां रन बनाते थे वहां बाबर नहीं बनाते थे, जहां बाबर बनाते वहां रिजवान नहीं बनाते। बट वर्ल्ड कप तक लगातार 3-4 मैच में इन दोनों ने इतने रन बना दिए थे कि सबको लगने लगा ये बेस्ट डुओ बनेगा पाकिस्तान का। और इसके बाद पाकिस्तान भी डोमिनेट करने लगता है। 2021 वर्ल्ड कप में पहला मैच तो जीतते ही है। बाद में सेकेंड मैच जब न्यूजीलैंड से होता है तो ये भी पाकिस्तान जीत जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिजवान ने रन बनाए। बाद में तीसरा मैच अफगानिस्तान से होता है तो रिजवान नहीं चलते, तो यहाँ बाबर रन बना देते हैं। अब हालत ये हो गई थी कि दोनों पक्का रन बनाएंगे, या तो साथ में बनाएंगे या फिर कभी बाबर बनाएंगे और कभी रिजवान। देखते ही देखते पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस के 5 में से 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में एंटर कर जाती है।
लोगों को लगने लग जाता है ये तो कमाल ही हो गया। सबको लगता है कि यार बाबर आजम जब अकेले खेल रहे थे तो पाकिस्तान ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट रिजवान के आने के बाद एक डुओ बन चुका है जो बाबर को सपोर्ट कर रहा है और अब पाकिस्तान भी ऊपर जा रहा है। मतलब बाबर भी ऊपर जा रहे हैं, रिजवान भी ऊपर जा रहे हैं, इनका डुओ भी ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान भी ऊपर जा रहा है। ऐसा बहुत साल बाद हुआ था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारा और सेमीफाइनल में एंटर कर गया। बाद में सेमीफाइनल इनका ऑस्ट्रेलिया से होता है और यहाँ पे भी बाबर रिजवान मिलकर 71 रन की पार्टनरशिप कर डालते हैं। बाबर ने यहाँ 39 रन बनाए थे, रिजवान ने यहाँ 67 रन बनाए थे। दोनों ने अपना काम कर दिया था हमेशा की तरह। हालांकि इस मैच में बॉलर्स अपना काम नहीं कर पाते और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल हार जाता है। अब पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप तो हार गया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे बाबर आजम ने 303 और थर्ड नंबर पे थे मोहम्मद रिजवान 281 रन। आप सोचिए पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में पाकिस्तान के दोनों ओपनर आ रहे हैं टॉप 5 में। बाबर जो 2016 से ही राइज की ओर थे, अपनी पीक में जा चुके थे, उनके साथ रिजवान जिनका 2021 में ही राइज हुआ था, इन दोनों का डुओ बहुत कमाल का बन चुका था। पूरे 2021 के साल में रिजवान ने 29 मैच के अंदर 1326 रन बनाए थे और इसी साल बाबर ने 939 रन बनाए। पूरे ईयर कैलेंडर में T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इस समय किसके थे? मोहम्मद रिजवान के, और सेकंड नंबर में बाबर आजम। देखिए इस पूरे साल में सबसे ज्यादा T20I मैचेस हुए थे और ये दोनों T20I में ही कमाल कर चुके थे। बाकी ODI में भी जब इन दोनों को मौका मिला था तो मिडिल ऑर्डर में वहाँ भी कमाल कर रहे थे। और टेस्ट का क्या हाल था? टेस्ट में भी दोनों ने कमाल कर रखा था। जैसे 2021 के अंदर एक मैच हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है, 556 रन बनाती है। बाद में जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको 148 पर ऑल आउट कर दिया और इतनी ज्यादा लीड हो गई कि ऑस्ट्रेलिया 98 पर ही अपनी इनिंग डिक्लेयर कर देता है कि भाई अब 500 से ज्यादा का टारगेट थोड़ा पाकिस्तान चेस कर देगा। अब यहाँ पे 2 दिन बचे हुए थे, पाकिस्तान के पास टारगेट है 556 का। मतलब टारगेट तो चेस नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान ड्रॉ करा सकती है। लेकिन पहली इनिंग में जो टीम 148 रन बना पाई है वो कैसे ही 2 दिन खेल पाएगी। और यहाँ पे होता भी वही है, ऑस्ट्रेलिया के जब पेसर आते हैं पाकिस्तान के 10 रन के स्कोर में 2 विकेट गिरा देते हैं। बट इसके बाद बैटिंग में आते हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। अकेले इस मैच के अंदर बाबर 196 रन मारते हैं, मोहम्मद रिजवान 104 रन मारते हैं। ये दोनों मिलकर ऐसी पार्टनरशिप करते हैं। पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ करा लेती है, 7 विकेट इनके गिर पाते हैं और ये पूरे दोनों दिन खेल लेते हैं। तो मोटा मोटा 2021 के अंदर इन दोनों का डुओ तीनों फॉर्मेट के अंदर बन चुका था और ये लगातार डोमिनेट कर रहे थे। 2021 के बाद 2022 आता है और 2022 में डुओ और डोमिनेट करता है। होता क्या है कि 2022 की स्टार्टिंग में वेस्ट इंडीज के साथ इनकी सीरीज हो रही होती है। अब इसी सीरीज का एक मैच होता है जहां वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए 305 रन लगा देती है स्कोर बोर्ड में। इतना बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज ने लगा दिया कि सबकी नजर चली गई रिजवान पे और बाबर आजम में। देखिए टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा का टारगेट, ODI में 300 से ज्यादा का टारगेट, T20I में 200 से ज्यादा का टारगेट। पाकिस्तान तभी चेस कर सकता था जब ये डुओ चलता है, ये सब कुछ समझ आ चुका था। और इस मैच में क्या होता है? इस मैच में बाबर आजम रिजवान दोनों कमाल की पार्टनरशिप करते हैं। रिजवान ने जहां 59 रन बनाए थे, बाबर ने वहीं 103 रन मारे थे। पाकिस्तान ये मैच जीत गई थी क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत कमाल की आई थी मिडिल ऑर्डर में। अब लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि यार पाकिस्तान को ये डुओ कितना ऊपर लेके जा रहा है, 2022 में ऐसा ना हो हम वर्ल्ड कप जीत जाए। सबको लगने लगा कि 2021 में जब पाकिस्तान इतना डोमिनेट कर चुकी थी, दोनों का राइज हुआ था, तो अभी तो रिजवान भी पीक में जा चुके हैं। मतलब 2022 के अंदर हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और 2022 से जस्ट पहले एक बार फिर से होती है पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज। अब देखिए 2022 में अक्टूबर के महीने में होना था T20I वर्ल्ड कप और सितंबर के महीने में सीरीज हो रही थी इंग्लैंड पाकिस्तान की। 22 सितंबर को एक मैच होता है जहां इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है, 199 रन इंग्लैंड बनाती है। मतलब अब 200 रन चेस करना है, इम्पॉसिबल चेस हो चुका है। 20 ओवर का गेम में 200 रन का चेस, लेकिन ओपन करने आने वाले थे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। रिजवान ने 51 बॉल में 88 रन मारे और बाबर ने 63 बॉल में 110 रन। पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा का टारगेट 10 विकेट रहते हुए चेस कर दिया था और पाकिस्तान ये मैच जीत चुका था। 19 ओवर में पाकिस्तान ने 203 रन बना दिए थे। मतलब ये किस लेवल की बैटिंग थी। अब लोगों की उम्मीद और बढ़ गई कि पाकिस्तान T20I वर्ल्ड कप जीत सकता है। इवन यदि आप देखने जाओगे तो इस पर्टिकुलर टाइम में 2 साल के अंदर 70% रन इन दोनों ने बनाए थे पूरे पाकिस्तान टीम के। हालत ये हो गई थी कि मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में दोनों बिल्कुल टॉप में रहते थे और बाकी कोई भी नहीं रहता था टॉप 10 के अंदर। और इसी बीच आता है 2022 वर्ल्ड कप। अब देखिए दोनों का डुओ बन चुका था। ये दोनों लगातार पिछले 1.5 साल से बहुत डोमिनेट कर रहे थे, सबको बहुत उम्मीद थी। बट 2022 का वर्ल्ड कप वैसे स्टार्ट नहीं होता जैसे 2021 का हुआ था। होता क्या है कि 2022 वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होता है तो पहले मैच में ना रिजवान चलते हैं ना बाबर चलते हैं और इसलिए पाकिस्तानी मुकाबला हार जाती है। बाद में पाकिस्तान के लिए दिक्कत और बढ़ने लगती है जब रिजवान बाबर दोनों रन नहीं बना रहे थे इस वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि जैसे तैसे इसके बाद भी ये सेमीफाइनल में एंटर कर ही गए
और जब ये सेमीफाइनल में एंटर कर गए तो इनको लगा यार सेमीफाइनल में अब आ ही गए हैं तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और 9 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होना था, सेमीफाइनल मैच था 2022 वर्ल्ड कप का। अब होता क्या है, इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आती है, पाकिस्तान 154 रन में न्यूजीलैंड को रोक लेता है। अब बारी थी पाकिस्तान के बैट्समैन की, रिजवान की और बाबर आजम की। इस मैच के अंदर रिजवान और बाबर जब ओपन करने आए तो बाबर ने मारे 53 रन, रिजवान ने बनाए 57 रन। दोनों ने मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप कर दी ओपनिंग मैच। तो ये काफी आसानी से मैच पाकिस्तान जीत गया। एक बार फिर से दोनों ने कमाल कर दिया था। पाकिस्तान एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में एंटर कर चुका था और दोनों का वर्ल्ड कप भले ही ज्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन दोनों इसके बाद भी सेमीफाइनल में रन बना गए। बाद में फाइनल के अंदर रिजवान 15 रन बना पाते हैं, बाबर आजम 32 रन बना पाते हैं। मतलब ये दोनों खिलाड़ी फ्लॉप रहते हैं, चल नहीं पाते, इसलिए फाइनल पाकिस्तान हार जाता है। But this time they are champions of the world. अब देखिए, पाकिस्तान एक और वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुका था, लेकिन बात यही थी कि रिजवान और बाबर आजम लगातार डोमिनेट कर रहे थे। इन दोनों ने जब जब रन बनाए टीम जीती थी। अभी तक तो हालत ही हो गई थी कि रिजवान बाबर टीम के 70% रन तो बना ही रहे थे। साथ में इन दोनों जिस मैच में चलते थे पाकिस्तान पक्का जीतता था। ये दोनों जिस मैच में नहीं चलते पाकिस्तान वो मैच पक्का हारता। मतलब ये दोनों का मतलब ही पाकिस्तान हो चुका था। पाकिस्तान के लोग तो बिल्कुल खुल के कहने लग गए थे कि ये पाकिस्तान के रोकू हैं, ये दोनों ही पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। फिर इसके बाद 2023 का साल आता है। सबको लगता है इस साल ये दोनों डोमिनेट कर सकते हैं, पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर सकता है। और 2023 वर्ल्ड कप में काफी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि 2023 वर्ल्ड कप में रिजवान तो अपना काम लगातार करते हैं, लेकिन बाबर रिजवान के साथ ऐसा कुछ कर नहीं पाते। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बाबर 330 रन बना पाते हैं, इनका एवरेज भी ज्यादा था नहीं, जबकि रिजवान ने 395 रन बनाए थे। रिजवान तो चल रहे थे, लेकिन बाबर थोड़ी कोलैप्स करने लग गए। इन दोनों का डुओ एकदम बिगड़ने से लग गया। सबको लगा यार ये डुओ चला ही नहीं, और इसीलिए 2023 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाती। पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर जाती है। हालांकि 2023 के एंडिंग तक दोनों ने 1000 से ज्यादा रन बनाए थे, मतलब दोनों अभी भी रन तो बना रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। बट इसके बाद 2024 आता है और 2024 T20 वर्ल्ड कप में पहला वर्ल्ड कप होता है जब ये दोनों बिल्कुल ही नहीं चलते। पहली बार ऐसा हुआ था जब दोनों बहुत ही कोलैप्स कर गए। टीम पहली बार एग्जिट कर गई ग्रुप स्टेजेस में T20 वर्ल्ड कप के। इसके पहले ये दोनों जब भी साथ में थे T20 वर्ल्ड कप में टीम डोमिनेट करते करते सेमीफाइनल फाइनल में गई थी। बट इस बार ये दोनों नहीं चले थे, टीम एग्जिट कर गई ग्रुप स्टेजेस में और इसके बाद बाबर की कैप्टेंसी भी छीन ली गई। बाद में रिजवान कैप्टन बन जाते हैं। सबको लगता है कि रिजवान की कैप्टेंसी में बाबर डोमिनेट करेंगे। इन दोनों का डुओ अब चलेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में बहुत डोमिनेट किए थे। 2021, 2022, 2023 के अंदर दोनों ने मिलकर तीनों फॉर्मेट में इतने रन बनाए थे कि सबको लग रहा था ये पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। ऐसा एक्चुअली में भी था, ये पाकिस्तान के रोको बन चुके थे। 3 साल में पाकिस्तान ऊपर जा ही रहा था कि उसी टाइम में 2024 का जब समय आया तो एकदम से डाउनफॉल सा आने लगा दोनों का। और बाद में क्या होता है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर जाता है। हालांकि 2025 के टाइम रिजवान रन बनाने लगते हैं। रिजवान एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ते हैं, लेकिन बाबर का और नीचे जाने लगता है ग्राफ। अभी दिक्कतें और बढ़ जाती है, इन दोनों का डुओ बिगड़ने लग जाता है। ये दोनों साथ में मिलकर जब रन बना रहे थे तभी टीम डोमिनेट कर रही थी, वरना जब रिजवान नहीं थे तो वैसे भी बाबर बहुत रन बना चुके थे। पाकिस्तान ऊपर जा नहीं पाया था। दोनों के साथ में खेलने से ही पाकिस्तान ऊपर गया था 2021, 22, 23 में। बट 24 में जब बाबर का डाउनफॉल आया, रिजवान का भी आया, रिजवान ने तो कमबैक किया, बट इसके बाद बाबर कमबैक ना कर पाया और बाबर का और डाउनफॉल आने लग गया। बाद में 2025 के अंदर अभी एशिया कप से दोनों ड्रॉप हो गए। अभी आप सोचिए कि इन दोनों ने मिलकर T20 क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की है। दोनों ने मिलकर 10 बार सेंचुरी की पार्टनरशिप की है और ये सबसे ज्यादा पार्टनरशिप है। पाकिस्तान की तरफ से नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई भी डुओ नहीं आया है जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर 3000 से ज्यादा रन जोड़े हैं। इवन ओडीआई में रोको ने किया है, 6000 की पार्टनरशिप की है, लेकिन T20 में दोनों ने मिलकर 3000 रन नहीं जोड़े हैं। बट यहाँ आप देखोगे कि रिजवान और बाबर जब दोनों अपने पीक में थे 2021, 22, 23 में, जब सबसे ज्यादा T20 हुए थे, और इन दोनों ने T20 क्रिकेट में ही मिलकर 3000 से ज्यादा की पार्टनरशिप कर दी। मतलब ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब ये कितना बड़ा डुओ है। पाकिस्तान जैसा सोच रहा था कि ये डुओ होगा रोको जैसे, वैसा ही डुओ इनके पास मिल गया था। बट दिक्कत 2024 में होती है जब बाबर का ऐसा डाउनफॉल आया कि टेस्ट से बाबर ड्रॉप तक हो गए। 2025 आते आते रिजवान की भी कैप्टेंसी छीन ली गई T20 में। अब ये दोनों T20 क्रिकेट से ड्रॉप हो गए। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों को ड्रॉप करने का एक ही रीजन है कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये दोनों T20 क्रिकेट में भी इनका डुओ टूट चुका है और इनका डुओ अभी टेस्ट में भी टूट चुका है, क्योंकि वहां बाबर ड्रॉप हो जाते हैं। इन दोनों का डुओ अभी बचा है ओडीआई क्रिकेट में, वो भी कब तक चलेगा ये भी किसी को नहीं पता। और कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का ये सबसे बेस्ट डुओ जो माना जाता था, ये सबसे वर्स्ट डुओ बन गया और पाकिस्तान का डुओ एंड हो गया। वैसे पाकिस्तान डुओ की यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बाबर की ये वीडियो देखिए, रिजवान की वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।